हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं ये सीखेंगे। और आज अगर हमारा ये वीडियो आप देखोगे, आपको संख्याओं को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये टाइप का क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट होते हैं इस टाइप के। और आज हम अगर आपको संख्याएं बता देंगे तो संख्याओं को समझते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। मैक्सिमम बच्चों को संख्या में समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं दोस्तों। तो हमारा पहला क्या लिखा गया है? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग गणना करने में यूज करते हैं। जिसको हम लोग कहां यूज करते हैं दोस्तों? गणना करने में, काउंटिंग करने में, है ना। उसको हम लोग, जब किसी नंबर्स को हम लोग गणना करने में यूज करते हैं तो वहां पे प्राकृतिक संख्या की बात आती है। जैसे जैसे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ये संख्याएं 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। कोई चीज गणना होगी तो हमेशा देखो धनात्मक होती है, जीरो में गणना नहीं होती है। कोई चीज अगर है, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की कोई वैल्यू होगी, एक ही मार्कर है। अगर मेरे पास एक मार्कर और आ जाता तो 2 मार्कर हो जाते। तो मतलब गणना करने में हम यूज करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? सदैव 1 से स्टार्ट होंगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होंगी, माइनस से स्टार्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि गणना हम लोग कर रहे हैं। तो गणना में कोई चीज पॉजिटिव चीजें होती है, कोई चीज दिखती है हमें, है ना। इसका मतलब संख्या प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्त? 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसी होके जाती है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है दोस्तों। इस चीज को आप जान लो, शून्य को प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हम संख्या को 1 से गिनना शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गया कि जब किसी चीज को गणना करने के लिए किस संख्या का यूज किया जाता है तो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर जैसे लिखा गया है ब्रैकेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। आगे लिखा गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब होल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य इंक्लूड कर दें, शून्य उसमें जोड़ दें, शून्य को समाहित कर दें। इसका मतलब देखो, यहां तक तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या थी, यहां तक तो मेरे पास नेचुरल नंबर थी। नेचुरल नंबर में मैंने क्या कर दिया? जीरो को भी शामिल कर दिया। अगर जीरो को शामिल किया तो वह क्या बन जाएगी? वह पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। इसका मतलब नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर भी एक प्रकार की क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर शामिल है। इस पूर्ण संख्या में क्या शामिल है दोस्त? नेचुरल नंबर शामिल है। इस पूर्ण संख्या में क्या शामिल है? नेचुरल नंबर। हमें एक ग्राफ, इसका एक फिगर बनाए तो ये हमारे पास क्या था? ये पूरी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके अंदर क्या शामिल है दोस्त? इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ पे शामिल है। क्या शामिल है? नेचुरल नंबर। इसके अंदर नेचुरल नंबर में क्या आती थी? 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, ऐसे डाटा आया था। अब इसके अंदर मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? इसके अंदर दोस्तों मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? ये हमारा क्या है? ये होल नंबर हो जाएगी और ये नेचुरल नंबर हो जाएगी। इसका मतलब होल नंबर के अंदर क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। इस टाइप के केसेस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा तीसरा, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जो मेरे पास दोस्तों प्राकृतिक संख्या पहले थी, उसमें हम लोग क्या सम्मिलित कर ले? उसमें हम लोग दोस्तों शून्य को भी सम्मिलित कर ले और उसके अंदर ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां तक तो मेरे पास क्या था? यहां तक तो मेरे पास क्या था? नेचुरल नंबर मेरे पास था। इसमें देखो शून्य को भी सम्मिलित कर लिया गया और इसमें निगेटिव संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर मेरे पास था। ये क्या था मेरे पास? ये मेरे पास नेचुरल नंबर था। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 ये संख्याएं थी। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? इसके अंदर जब मैंने जीरो शामिल कर दिया, ये क्या बन गई दोस्तों? ये नेचुरल नंबर था, अब ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या बन गया दोस्तों? ये होल नंबर हो गया। अब इस होल नंबर के और अगर बाहर की बात अगर हम करें, इसमें हम निगेटिव संख्या भी शामिल कर ले रहे हैं। इसमें हम निगेटिव संख्या भी शामिल कर ले रहे हैं, -1 -2 -3। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर में क्या शामिल होता है? इंटीजर में होल नंबर भी शामिल होता है, इंटीजर में नेचुरल नंबर शामिल होता है।
इस ग्राफ से आप समझ सकते हो। इसका मतलब इंटीजर यहाँ पे पूछा जाए दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक को हम लोग धन से व्यक्त करते हैं, प्लस लगा देते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1 2 3 4 5। और ऋणात्मक में क्या जाएगा, माइनस लगा देंगे, -1 -2 -3 -4। एक चीज ये भी ध्यान दोगे, कभी कभी किसी बुक में शून्य को भी इंटीजर में शामिल किया जाता है, तो शून्य भी इंटीजर की श्रेणी में आता है, जानते रहो। लेकिन हम मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर केवल मुख्य रूप से दो प्रकार के, अगर जनरली पूछा जाए तो ज्यादातर देखा नहीं कहीं कहीं मिलता है, शून्य भी इंटीजर की श्रेणी में आता है। लेकिन आपको यह कहा जाए शून्य भी हम लोग क्या है, ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे शून्य को नहीं लिखा गया है। लेकिन आप जानते रहो शून्य भी एक प्रकार का पूर्णांक है, वह न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इतनी चीजें अगर कम समझ में आ गई होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब नेचुरल नंबर में क्या शामिल है, नेचुरल नंबर 1 2 3 स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दी तो क्या बन गया, होल नंबर। अब इसी होल नंबर में मैंने माइनस वाली संख्या कर दिया, -1 कर दिया, -2 जोड़ दिया, -3 जोड़ दिया, -4 जोड़ दिया। अब ये पूरी संख्या, इसमें माइनस भी है, इसमें प्लस भी है, इसमें 0 भी है, इस पूरी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। इसका मतलब दोस्तों इंटीजर के अंदर होता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर होता है नेचुरल नंबर। अब इससे अगर आप बताओगे, क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा क्या सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती है? बिल्कुल सही बात है, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है। देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं इस चीज को बात करती है, प्राकृतिक संख्याएं जो है ये होल नंबर में शामिल है कि नहीं। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं। दूसरा पूछेगा क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या इंटीजर? बिल्कुल होती है। इस इंटीजर के अंदर देखो होल नंबर शामिल है कि नहीं, पक्का समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर दोस्तों कहा जाए सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो किसी विभाजित हो जाए दोस्तों, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। और सम संख्याएं कहलाती हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 18, ये चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीजें आप समझ लोगे। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 0, 2, 4, 6 और 8, इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या अगर लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूं 32, देखो इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। मैं लिखता हूं 100, ये क्या है, इसकी इकाई के स्थान पे क्या है, 0। मैं लिखता हूं 144, इकाई के स्थान पे क्या है, 4। अगर मैं लिखूंगा 182, इकाई के स्थान पे क्या है, 2। 188, इकाई के स्थान पे क्या है, 8। ये सारी संख्याएं सम संख्याएं है कि नहीं। 16 लिखा, इकाई के स्थान पे क्या है, 6। इसका मतलब इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, 4, 6 और 8 आएगा। इसका मतलब सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और इकाई के स्थान पे, उनके स्थान पे क्या आएगा, या तो 0, या 2, 4, 6 आ जाएगा, या 8 भी आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सम संख्याएं समझ में आ गई। इसी का विपरीत होता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ये सारी संख्या। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई के स्थान पे क्या होगा, या तो 1, 3, 5, 7, 9 होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे ले लेंगे कोई नंबर, जैसे मैं 3 ले रहा हूँ, 3 को 2 से भाग दूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये विषम संख्या है। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। और खास बात, ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। विषम संख्या समझ आ रही चीजें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, जिनका एक या एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। मतलब वह संख्या जिसका एक हो, गुणनखंड केवल एक हो, और वह केवल वही संख्या हो, इसके अलावा कोई गुणनखंड पॉसिबल ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल 2 ये चीज समझ आ रही है। जैसे मैं क्या करूं, 2, 3, 5, 7, 11, मैं 2 को यहां लिखूंगा। 2 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 2 का गुणनखंड क्या है, 2 का या तो एक गुणनखंड मिलेगा, या तो आपका 2 होगा। इसके लिए क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है दोस्त, ये प्राइम नंबर हमारा है, ये प्राइम नंबर हमारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 का एक गुणनखंड होता है, या तो 2 होगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है।
मैं 11 की बात करता हूँ, 11 भी में 1 आएगा और 2 आएगा, 11 आएगा। इसके अलावा कोई नंबर आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड 1 हो और वह वही संख्या हो, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, चलो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आगे की संख्या। अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याएं के बाद हम आते हैं भाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड होता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या में क्या था, केवल एक था और वह खुद स्वयं संख्या थी, लेकिन इसमें एक के अलावा ढेर सारी संख्याएं उसकी अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में शामिल हो सकती हैं। इसके अंदर एक के अलावा कई गुणनखंड पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं क्या, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो सकता है ना, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम दोस्तों 4 की बात करें तो 4 का गुणनखंड कौन कौन सा है, फैक्टर कौन सा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और स्वयं 4 हो सकती है। अब यहाँ एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए 2 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल है, लेकिन उस वाली संख्या में क्या थी जरा देखिए, इसमें क्या था, इसमें केवल 2 ही संख्याएं गुणनखंड थी, एक था और स्वयं संख्या थी, एक था या स्वयं संख्या थी। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें एक से ज्यादा गुणनखंड पॉसिबल है, इसका मतलब ये संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैं 12 की बात करता हूं तो 12 में कितने गुणनखंड है, एक तो सबके साथ होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 स्वयं होगी। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि इस संख्या में बहुत सारे गुणनखंड पॉसिबल हैं, जिसमें इसमें लिखा है क्या, एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड और हो। इसका उसमें तो ढेर सारे गुणनखंड हो रहे हैं, इसके लिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं 16 को, तो 16 के कौन कौन संख्याएं हैं, एक तो सबके साथ होता है, 2 होगा, 4 होगा और 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगी। इसके लिए संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों करते हैं, समझ में आपको आ गई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिलता है क्या, 9वां हमारे पास 8वां है सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं में दो संख्याओं की तुलना की जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करते हैं 2 और 3, आपको दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे है और 3 है। इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। कोई संख्या है नहीं है, उसमें कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका HCF कितना है, दोनों का 1 ही है। ये कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, कोई पॉसिबल है। तो एक ऐसी संख्या है जो 2 में भी है और 3 में भी है, जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसका गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। इसका मतलब ये संख्याएं क्या होंगी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरा अगर मैं उदाहरण उठाऊंगा तो यह 5 हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगी। और इस 5 और 9 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें केवल और केवल ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। क्या कोई है, कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल एक ऐसी संख्या है, एक जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से। इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम में केवल 2 संख्याओं की बात की जाती है और 2 संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 होगा। अगर पूछा जाए जैसे 21 और 65 में भी वही हाल है। अगर दोस्तों मैं यहाँ लिखूंगा 4 और 12, ये क्या सहभाज्य संख्याएं हैं, मुझे बताइए। 4 और 12 क्या सहभाज्य संख्या है, नहीं है दोस्तों। 4 और 12 में कॉमन फैक्टर तो देखिए, इसमें भी 4 है, 1 तो इसके साथ होगा, 2 भी कट जाएगा, इसमें भी 1 होगा, 2 भी कट जाएगा। 4 की बात करें, इसमें 4 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। इसका मतलब 1 के अलावा ये सारी संख्याएं आ रही हैं। मैंने बोला 1 ही इस दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसमें कॉमन चीजें तो 2 और 4 दोनों आ रही है, 2 और 4 दोनों आ रही है। इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। को प्राइम में क्या होता है, केवल कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो सहभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है वो अभाज्य हो, लेकिन प्राइम फैक्टर इसका जो है, इसका HCF केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 9वां हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है,
ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान ये दे रहे हैं कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कोई भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन ये कह रहा है q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 3/5 लिखा गया है, 7/9 लिखा गया है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास 3, q की वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे p की वैल्यू 7, यहाँ q की वैल्यू हमारे पास 9 है। यहाँ पे p और q देखो जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है। p जीरो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है दोस्तों। यहाँ q क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर q नीचे जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। हम इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा जाए 37/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों, नीचे जीरो आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, p और q होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये धनात्मक है और ये शून्य पूर्णांक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये संख्या ऋणात्मक में भी हो सकती है, -3/-7 हो सकता है। ये देखिए पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये p है, q नीचे जीरो नहीं है, इसके लिए परिमेय संख्या होगी। अगर नीचे जीरो हो जाएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाई जाएंगी। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये संख्याएं हमेशा क्या होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे आते हैं, लास्ट वाला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कह सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे p व q पूर्णांक है और q जीरो हो सकता है। जैसे रूट यहाँ पे लिखा ना, जहां p और q पूर्णांक है और q यहाँ पे जीरो अगर हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। या कुछ और चीजें हो जाए, जैसे कोई नंबर है उसका हम लोग रूट में नहीं निकाल सकते, रूट की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। जैसे कोई प्राइम नंबर है उसकी रूट वाली वैल्यू, प्राइम नंबर जैसे 2 है, 5 है, 7 है और उसकी वैल्यू रूट में हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे दिखाया गया भले, लेकिन यहाँ पे ये यथार्थ मान नहीं है, इसका सन्निकट मान है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग लेते हैं, लेकिन दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 लेते हो, ये इसका फिक्स मान नहीं है, ये इसका कौन सा मान है, सन्निकट मान है। इसलिए पाई ये है अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पाई क्या है, तो बताओगे अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय। अगर क्वेश्चन पूछेगा 22/7 क्या है, कहोगे 22/7 देखो भिन्न के रूप में लिखा गया है, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, q जीरो नहीं है, ये क्या है, ये आपका परिमेय है। ये क्या है दोस्तों, परिमेय है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आज का सेशन इतने पे कंप्लीट करते हैं। आप मुझे बताइएगा हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।